नमस्कार दोस्तों, मैं बी मीणा आपके साथ हूं भानगढ़ किले की ऐतिहासिक कहानी लेकर। दोस्तों, भारत एक अद्भुत और रहस्यमय देश है, ये बात पूरा विश्व जानता है। आज भी यहाँ पर अनेक तहखानों के बंद दरवाजे पड़े हैं जिनमें कोई ताला नहीं है, कोई जंजीर नहीं है। सिर्फ मंत्रों की ताकत से बंधे अपने सीने में न जाने कितने अनजाने राज छुपाए हुए हैं। कुछ इस तरह की रहस्यमय किंवदंतियों के कारण भानगढ़ का किला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। भानगढ़ दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, जिसका निर्माण राजा भान सिंह ने करवाया था। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल तक यहाँ सुखपूर्वक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र भगवंत दास ने गद्दी संभाली। भगवंत दास के भी दो पुत्र हुए, जिनका नाम माधो सिंह व मान सिंह था। माधो सिंह के तीन पुत्र हुए, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह वहाँ के राजा बने। इसके बाद छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह हुए, जिन्होंने भानगढ़ से दूर अजबगढ़ बसाया। इसके बाद अजब सिंह के दो पुत्र हुए, काबिल सिंह और हरि सिंह। काबिल सिंह अजबगढ़ में ही रहे, किंतु हरि सिंह पुनः भानगढ़ आ गए। उसके बाद हरि सिंह के दो बेटों ने डरवश औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी भानगढ़ पर उनका अधिकार था। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई और सवाई जयसिंह ने भानगढ़ पर विजय हासिल करके अपना अधिकार जमा लिया। अभी तक भानगढ़ सुख शांति और समृद्धि का राज्य था, सब कुछ खुशहाल था। भानगढ़ के रहस्यमय और निर्जन होने के पीछे मुख्य रूप से दो कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी के अनुसार भानगढ़ दुर्ग के समीप एक सन्यासी तपस्वी रहते थे, जिनसे विनती करके राजा भान सिंह ने वहां पर दुर्ग बनाने की अनुमति ले ली, लेकिन साथ में शर्त रखी कि किसी भी हालत में दुर्ग की परछाई उस ऋषि की कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और प्रारंभ में ऐसा ही था, किंतु आगे चलकर उनके पुत्र भगवंत दास ने 1683 में दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और ऊंचाई बढ़ जाने के कारण उसका बिंब उस ऋषि की कुटिया तक पहुंचने लगा। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि शीघ्र इस दुर्ग का विनाश हो जाएगा और यहाँ पर प्रेत आत्माएं वास करेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मतभेद है। यदि दुर्ग की ऊंचाई बढ़ जाती और श्राप के कारण ऐसा हुआ तो 200 साल तक वहां पर सुख समृद्धि का राज्य कैसे था। इसलिए दूसरी कहानी अधिक महत्व रखती है। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ के इतिहास में अचानक अद्भुत सुंदरी और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती का नाम आता है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में हो रही थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती से भी अधिक सुंदर राजकुमारी रत्नावती का रूप था। जो भी उन्हें देखता सम्मोहित सा हो जाता था। एक बार की बात है, राजकुमारी रत्नावती पास ही के बाजार में अपनी दासी के साथ घूमने गई। जैसे पूर्णिमा का चांद सारे तारों की रोशनी को फीका कर देता है, उसी प्रकार आज सारे बाजार में रत्नावती के अलावा कुछ भी देखने योग्य नहीं था। संयोगवश उसी बाजार में तांत्रिक सिंधवी पहुंच गया, जो कि भानगढ़ की पहाड़ियों की दूसरी छोर पर अपनी कुटिया बनाकर तंत्र साधनाएं किया करता था। सिंधवी एक उच्च कोटि का तांत्रिक और तंत्र साधनाओं में पूरी तरह निपुण था। इस तरह का सौंदर्य जगत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आज परिभाषित हो रहा था, मनस्वी और संयमी सिंधवी आज रत्नावती को देखते ही अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार था। आज उससे बोध हो रहा था कि संसार में साधना से भी अधिक आकर्षक कुछ और भी हो सकता है। यूं तो तंत्र जगत की साधनाओं का नियम है कि सिद्धि हमेशा परोपकारक लिखी जाती है, लेकिन आज वह सब कुछ भूलकर बावरा हो गया। रत्नावती एक पल के लिए उसकी हो जाए, बदले में उसकी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं होगा। जब पुरुष के हृदय पर स्त्री का आकर्षण हावी हो जाता है तो उसे अपना सर्वस्व त्याग देने में जरा भी संकोच नहीं होता। फिर ऐसी परिस्थिति में राजा, योद्धा, तपस्वी अथवा फकीर सब एक जैसे हो जाते हैं। सिंधवी उसी तरह राजकुमारी के पीछे चलने लगा, जैसे हवा के साथ पेड़ के सूखे पत्ते उड़ते जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर रुकती है और उस खास प्रकार की इत्र को परखने के बाद अपनी दासी को इत्र लेने के लिए इशारा करती है। इत्र की सुगंध सिंधवी तक पहुंचती है और अचानक उसकी तंद्रा टूटती है। राजकुमारी और दासी तो इत्र लेकर चली जाती हैं। उनके पीछे पीछे तांत्रिक उनके राजमहल पर पहुंच जाता है।
राजकुमारी और उनके दासियां राजमहल में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन द्वारपाल तांत्रिक को रोक देते हैं और वह विवश होकर वापस आ जाता है। सिंधवी सीधे अपनी कुटिया पर पहुंचता है और रात भर रानी रत्नावती की याद में खोया रहता है। नींद उससे कोसों दूर खड़ी है। उसकी हृदय और मस्तिष्क पर सिर्फ राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता छाई हुई थी। इसे प्रेम कहें या वासना, यह स्पष्ट कर पाना कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि राजकुमारी है। उसके दर्शन के लिए भी लोग तरसते हैं। ये हमेशा राजकुमारी से मिलने की योजनाएं बनाता, कभी उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। एक दिन उसके मन में आया कि यदि राजकुमारी को इत्र पसंद आया होगा तो वह दोबारा उस इत्र को लेने के लिए अपनी दासी को अवश्य भेजेगी। इसी योजना को आधार बनाकर वह प्रतिदिन इत्र की दुकान का चक्कर काटने लगा और अचानक एक दिन उसे वह दासी मिल गई जो हमेशा राजकुमारी के साथ रहती थी। तांत्रिक सिंधवी ने उस दासी को अपनी तंत्र विद्या से सम्मोहित करके एक वैसी ही इत्र की बोतल दी जो राजकुमारी को पसंद थी, लेकिन उस इत्र में तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग करके ऐसा प्रभाव डाल दिया कि जो भी उसका प्रयोग करता वह अपने आप तांत्रिक की ओर खिंचा चला आता। तांत्रिक के मंत्र के प्रभाव से दासी सीधे राजमहल जाती है और राजकुमारी के शयन कक्ष में वह इत्र की शीशी रख देती है। अगले दिन जब राजकुमारी स्नान करके श्रृंगार करने के लिए जाती है तो शीशी को हाथ में उठाती है उसे बोध हो जाता है कि इसमें काले जादू का प्रभाव है, क्योंकि वह भी जादूगरनी थी। उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए शीशी को खिड़की से बाहर एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। शीशी टूटकर उस पत्थर पर बिखर गई, क्योंकि इत्र में काले जादू का प्रभाव डाला गया था। वह जिसके ऊपर पड़ता वह अपने आप तांत्रिक सिंधवी की ओर खिंचा चला आता। ठीक ऐसा ही पत्थर के साथ हुआ और विशाल का चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक की कुटिया की तरफ चल पड़ी। तब तांत्रिक चट्टान को अपनी ओर आते देखा तो वह सब कुछ समझ गया, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपना बचाव कर सके। वह क्रोधित होकर अपनी सारी शक्ति समेटकर श्राप देता है कि जिस राजकुमारी ने अपने सौंदर्य के अहंकार में उसके प्रेम को ठुकराया है वह और उसका पूरा किला नष्ट हो जाएगा। वहां पर प्रेत आत्माएं निवास करेंगी। लोग मानते हैं उसी श्राप के कारण भानगढ़ का किला आज निर्जन रहस्यमय बना हुआ है, जहां सिर्फ एक मंदिर के अलावा बाकी सब खंडहर दिखाई देते हैं। और लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती आज भी प्रतिदिन वहां श्रृंगार करने के लिए आया करती है, जिसकी पायल और चूड़ियों की झंकार आज भी सुनाई देती है। तभी वहां पर रात्रि में किसी भी व्यक्ति को रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। दोस्ती किंवदंती है, कितनी सच्चाई है ये कह पाना कठिन है, लेकिन आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।